प्यारे छात्रों, पढ़ाई लिखाई के बारे में बतलाइए, किस तरह से अब पढ़ाई चल रही है। कहीं समय अब निकट आ रहा है और जब तक मेहनत न करेंगे तब तक संभव नहीं है। संभव बनाने के लिए, कोई भी असंभव दुनिया में नहीं है, संभव बनाने के लिए प्रयास करना होगा, लगन उत्साह से काम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक बार और हम याद दिला दें कि कोई भी परीक्षा, वो द्वारपाल का हो चाहे राज्यपाल का हो, कोई परीक्षा हो, 20 नंबर का साइंस रहेगा और साइंस ही निर्णायक होता है। साइंस का क्वेश्चन बनेगा, रिजल्ट आएगा। साइंस का क्वेश्चन गड़बड़ाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साइंस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। एक बात और जानिए कि नॉर्मलाइज जो भी चल रहा है ना, तो नॉर्मलाइज में कभी देखेंगे कि 17 नंबर कोई का बढ़ गया, कोई का 20 बढ़ गया, कोई का 5 नंबर बढ़ता है। तो नॉर्मलाइज में बढ़ता है किस क्वेश्चन पर? जो भारी क्वेश्चन रहता है उसका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है ना। इसलिए किसी का 40 रहता है तो उसका रिजल्ट हो गया, किसी का 60 रहता है, रिजल्ट नहीं होता है। इसलिए टफ क्वेश्चन को ही टच करना जरूरी है। और टफ क्वेश्चन में क्या, साइंस को लोग टफ कहते हैं, लेकिन जब कंसेप्ट हम लोग बना लेंगे तो ये टफ का सबसे आसान साइंस होगा। थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा मेहनत कर लें तो हम लोग अच्छे कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। बढ़िया एनटीपीसी में पोस्ट मिल जाएगा या ग्रुप डी में ही रहेगा तो अच्छा तिलक मिलेगा ना, शादी अच्छे घर में होगी। लेकिन अगर रिजल्ट ना हुआ तो फिर हम लोग रोड पर रहेंगे और कोई पूछने वाला भी नहीं ना, शादी करने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए भी मेहनत करना ज़रूरी है ना। हमारे बगल में एक घर में, मैंने घर के ही निकट में अपना संबंधी है, उनका एक बच्चा तैयारी करता था पटने में, लेकिन वो ताक झाँक में, खाली ताम झाम में रहता था, तब न एनटीपीसी कर पाया न ग्रुप डी कर पाया। तो उसकी माँ क्या कहती है कि उचर कौआ शादी होता ही कि ना होता ही, तो वो स्थिति अपने ला दिया है। तो प्रत्येक मनुष्य अपने भाग का निर्माता है। मैन इज मेकर ऑफ हिज लॉट। तो हम तो ये कहेंगे कि तैयारी करते रहें और सड़क पर नहीं बल्कि एक अच्छे पोस्ट को प्राप्त करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारा करें। तो इसके लिए क्या करना होगा? एक ही है उपाय, वो है मेहनत। मेहनत करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। सेल में हम लोग पूरी चीज़ देख पाए, पूरा सेल हम लोग देख पाए। सेल को हम लोग एक एक पॉइंट हम लोग दिखाए हैं और अब रहा सेल का हम क्वेश्चन दिखा देंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स के द्वारा दिखाएंगे। हालांकि व्यू, कमेंट्स, लाइक, शेयर सब करते रहेंगे तो उससे हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा, हम भी प्रोत्साहित होंगे ना, और लाइव में आने का मौका मिलेगा और अधिक से अधिक हम लोग बात करेंगे और आपको सुझाव देंगे और परीक्षा के लिए मजबूत बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि डीएनए की इकाई है। पहला चॉइस एमिनो एसिड, दूसरा है न्यूक्लियोटाइड, तीसरा आरएनए, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड। देखिए रहा एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई है और 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है और इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो ये पहला क्वेश्चन का भी डिस्कस देख रहे थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में है कि सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका है तो पहला चॉइस पीपीएलओ, दूसरा ऑस्ट्रिच एग, तीसरा न्यूरॉन, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और इसका एक और नाम है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ सबसे छोटी कोशिका है। अब चलिए ऑस्ट्रिच एग, तो ये सबसे बड़ी कोशिका और ये आकार डायमीटर में सबसे बड़ी कोशिका हो गया ऑस्ट्रिच एग और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, लगभग 1 मीटर लंबा होता है न्यूरॉन। तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिकांग कहते हैं कि कोशिका के अंदर जो भी रचना है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सबको कहते हैं कोशिकांग। तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? तो पहला चॉइस है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गोल्गी बॉडी,
तीसरा राइबोसोम, चौथा लाइसोसोम। तो इसका आंसर राइबोसोम। तो राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। पूछता है क्वेश्चन कि सब राइबोसोम किसका बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन का। ये झिल्ली विहीन रचना है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये इसमें श्वसन की क्रिया होती है और यह ऊर्जा को एटीपी के रूप में जमा रखता है। गोल्जी बॉडी, तो पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। इसको कहा जाता है अणुओं का यातायात प्रबंधक, डायरेक्टर ऑफ मोलिकुलर ट्रैफिक। और लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं और यह अंतराकोशिकीय पाचन में सहायक होता है। कोशिका के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है उसको पचाता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन? लाइसोसोम। चारों विकल्प का हम लोग समझ गए। अगला है कि जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो जीवाणु में पहला चॉइस है 8, दूसरा 1, तीसरा 80, चौथा 64। तो इसका आंसर 1। जितने प्रोकैरियोट याद होगा कि इसकी कोशिका विकसित होती है और इसमें बैक्टीरिया यानी जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी ये आता है प्रोकैरियोट्स में। अब बाकी इसको छोड़कर जितना भी जीव जंतु हैं सब आते हैं यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम की संख्या 1, यानी जीवाणु में क्रोमोसोम कितना रहेगा? 1। अब बाकी चलिए 8 क्रोमोसोम तो ये ड्रोसोफिला में होता है। ड्रोसोफिला जो प्रयोगशाला में इसका यूज किया जाता है। सी में था 80, तो 80 होता है कबूतर में और 64 घोड़ा में। तो ये चारों विकल्प का हम समझ गए मीनिंग। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां में है कि निम्नलिखित में किसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एक और चीज जान लें कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए आरएनए होता है जिसके कारण वो प्रोटीन संश्लेषण करता है अपने लिए ना। इसके बाद है केंद्रक, तो केंद्रक को कहते हैं कोशिका का मस्तिष्क और ये कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है। गोल्जी बॉडी अणुओं का यातायात प्रबंधक और सेंट्रोसोम ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा में कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? पहला चॉइस 47, दूसरा है 45, तीसरा 44 और चौथा 23। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 47। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में याद होगा कि बतलाए थे कि इसमें 47 क्रोमोसोम कैसे 44 से जोड़ एक्स वाई। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में होगा लड़का लेकिन उसका कुछ गुण लड़की का होगा, जैसे आवाज़ सुरीली इसकी होती है और इसमें स्तन ग्रंथि का विकास होता है लेकिन जनन क्षमता इसमें नहीं होती है। तो ये हो गया क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। 45 वाला, तो 45 वाला को कह रहे थे टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या 44 से जोड़ एक्स। तो टर्नर सिंड्रोम ये होता है क्या फीमेल में, ये आवाज़ होती है मोटी, इसमें स्तन ग्रंथि का विकास नहीं होता है और जनन क्षमता नहीं होती है। 44 याद होगा ऑटोसोम और 23 शुक्राणु और अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या है। शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या 23 और अंडाणु में भी क्रोमोसोम की संख्या 23। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 में देखिए, 7 में है कि क्रोमोसोम के निर्माण में भाग लेता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सभी। तो क्रोमोसोम का निर्माण में लिखाए थे रासायनिक संगठन दिखाए थे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, नहीं सभी हो जाएगा आंसर सभी। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8 में है कि हाउस ऑफ द हेरिडेटरी मटेरियल मतलब आनुवांशिक पदार्थ का घर किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम कोई नहीं।
तो आनुवांशिक पदार्थ कहाँ रहता है? केंद्रक में। जैसे डीएनए, आरएनए कहाँ मिलता है? केंद्रक में। इसलिए केंद्रक को कहा गया हाउस ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल। हेरिडेटरी मटेरियल क्या है? डीएनए। और डीएनए कहाँ रहता है? केंद्रक में। इसलिए इसको कहा गया हाउस ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल। किसको? केंद्रक को। केंद्रक का एक और नाम ब्रेन ऑफ द सेल। और अगला माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखा चुके हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बम। और 8 नंबर हो गया। अब 9 में देखिए, सेल विद इन सेल। सेल विद इन सेल किसे कहते हैं? इसका मतलब हुआ कि सेल के अंदर में सेल किसको कहा जाता है? ये सेल है, सेल में भी सेल कौन सा ऑर्गेनेल कहलाता है? पहला चॉइस क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। दोनों यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहा जाएगा सेल विद इन सेल? ये क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करेगा या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करेगा, इसलिए इसको कहा गया सेल विद इन सेल। तो सेल विद इन सेल कहने का मतलब कि सेल के अंदर में सेल, जैसे राइबोसोम है, डीएनए है, तो एक सेल जैसा ये आचरण करेगा, इसलिए इसको कहा गया सेल विद इन सेल। 10 नंबर में है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो पहला है मैग्नीशियम, Mg यानी मैग्नीशियम, Fe यानी लोहा, CO कोबाल्ट, D कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। अब देखिए यहाँ लोहा, तब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन है जो 96% होता है, 4% होता है क्या? हीम, और उसमें रहता है आयरन, और आयरन भी रहता है तो फेरस आयन के रूप में। फिर क्वेश्चन पूछता है कि हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में रहता है? तो आयरन रहता है फेरस आयन के रूप में। और ये कोबाल्ट, कोबाल्ट है B12, विटामिन B12 जिसको कहते हैं, रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, और इसमें रहता है कोबाल्ट। अब है 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 में है कि निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक रोग है? बनांता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, बी में है हीमोफीलिया, सी में दात्र कोशिका जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, और चौथा सभी। तो आनुवांशिक रोग के बारे में बात किए थे कि वैसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है उसको कहते हैं आनुवांशिक रोग। बनांता, इसमें हरे और लाल रंग में विभेद नहीं हो पाता है, ने रेलवे सिग्नल को नहीं पहचान पाता है, इसलिए रेलवे इसको क्या करता है? छांट देता है विद्यार्थी को। बी हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में कहते कि कहीं भी बॉडी का पार्ट कट जाए तो वहां पर रक्त नहीं जम पाता है और रक्त निकलते रहता है। कब तक? जब तक बॉडी में रक्त रहेगा। इस रोग को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। किसको? हीमोफीलिया को। और बनांता को कहते हैं डाल्टोनिज्म। 2 हुआ। और दात्र कोशिका सी में, दात्र कोशिका कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी हंसिये के आकार का हो जाता है। हंसिया या हंसुआ बोलते हैं जिससे धान काटते हैं, तो हंसिये का आकार का हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण हो जाता है जिसके कारण ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाती है, और ऑक्सीजन जब कम वहन करेगा तब क्या होगा? एनर्जी का उत्पादन हमारे बॉडी में कम होगा। और चौथा है सभी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी। 11 का हो गया डी। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला चॉइस है जंतु कोशिका में, दूसरा पादप कोशिका में, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो सेल वॉल किसमें पाया जाता है? केवल प्लांट सेल में। सेल वॉल के आधार पर ही हम लोग प्लांट और एनिमल को विभेद करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मुख्य पहचान जंतु कोशिका, पादप कोशिका में क्या है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। 13 नंबर में है कि 70S राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जीवाणु, सभी। तब देख रहे थे, याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70S
क्लोरोप्लास्ट में भी 70 S और जीवाणु यानी बैक्टीरिया में भी 70 S दिखाए थे। यानी तीनों में 70 S राइबोसोम पाया जाता है। और 80 S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? तो यूकैरियोट में। 80 S यूकैरियोट में जितने भी जीव जंतु हैं सब में 80 S, प्रोकैरियोट को छोड़ करके। और अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि ग्रैना किससे संबंधित रचना है? पहला चॉइस है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा राइबोसोम, चौथा कोई नहीं। तो ग्रैना होता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ये ग्रैना क्या दिखाए थे कि थाइलाक्वाइड, जो प्लेट संरचना दिखा रहे थे, तो थाइलाक्वाइड समूह में पाया जाता है। थाइलाक्वाइड के समूह को ही क्या कहते हैं? ग्रैना। और ग्रैना लाइट रिएक्शन में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें दो क्रिया है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन होता है किस में? ग्रैना में। और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। वो पूछता है कि लाइट रिएक्शन में प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? तो ग्रैना में। और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में। और ग्रैना स्ट्रोमा किसका पार्ट है? तो क्लोरोप्लास्ट का। माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली जैसी रचना पाई जाती है जिसका नाम है क्रिस्टी। राइबोसोम तो जानते हैं सबसे छोटा ऑर्गेनेल है। और चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि सेंट्रोमियर किससे संबंधित रचना है? पहला चॉइस डीएनए, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा केंद्रक और चौथा लाइसोसोम। तो सेंट्रोमियर दिखाए थे यहाँ दो क्रोमेटिड या दो क्रोमोनिमेटा जहाँ आपस में जुड़ा हुआ था, तो आपस में जोड़ने वाले रचना का ही नाम सेंट्रोमियर दिए थे। और जहाँ सेंट्रोमियर होता है वहाँ पर एक संकुचन पाया जाता है, उसका नाम है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो ये सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाएगा? क्रोमोसोम में। 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 में है कि निम्नलिखित में डीएनए के लिए कौन सा युग्म सही है? ए के साथ टी दिए हैं, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड है। ये ब्रेक लाइन से दिखाते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, ये ब्रेक लाइन से दिखाए हैं। तो ए के साथ टी, सी के साथ जी, ए के साथ जी और डी में है ए एवं बी। तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? ए के साथ टी और सी के साथ जी। चॉइस कौन सा हो जाएगा? डी। डी का माने ए और बी, ए और बी दोनों हो जाएगा। माने एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ। ये ए जी का माने एडेनिन गुआनिन, ये गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी ए और बी। ए टी सी जी सब क्या है? नाइट्रोजनी क्षार है। 17 नंबर क्वेश्चन, तो 17 में है कि डीएनए से डीएनए का बनना, माने एक डीएनए है, एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है। तो एक डीएनए से दो डीएनए के निर्माण में कौन सी क्रिया होगी? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कोई नहीं। तो ये हो जाएगा डीएनए से डीएनए का बनना, इस क्रिया का नाम रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि एक डीएनए है वो टूटकर दो डीएनए का निर्माण करता है, तो इस क्रिया का नाम रेप्लिकेशन कह रहे थे। और ट्रांसक्रिप्शन का माने कि डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। और आरएनए से कभी डीएनए बनता है, कुछ वायरस में होता है ऐसा, इस क्रिया का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये देखे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक। 4 चॉइस है। तब ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा एटीपी। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जिसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बम कहते हैं। केंद्रक को जानती हैं ब्रेन ऑफ सेल। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कोशिका स्तर का जीव है? पहला अमीबा, दूसरा पोरीफेरा जिसमें स्पंज आता है, तीसरा हाइड्रा, चौथा प्लेटी हेलमिंथिस जिसमें फीता कृमि आता है। तब इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? तब पोरीफेरा।
देखिए अमीबा एक कोशिकीय जंतु है। अब कोशिका स्तर का माने कि कई कोशिका रहेगा लेकिन ऊतक का निर्माण नहीं हो पाएगा, व्यवस्थित नहीं रहेगा। बहुत सारे सेल हैं लेकिन एक व्यवस्थित रूप में नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर पोरीफेरा ने। तो बहुत से लोग देखते हैं कोशिका स्तर यानी कि कोशिका मैंने लोग पूछते हैं क्या कि एक कोशिका यानी अमीबा, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा पोरीफेरा। पोरीफेरा हो गया कोशिका स्तर यानी सेलुलर ग्रेड का एनिमल, इसमें स्पंज आता है। और हाइड्रा ये हो गया टिश्यू ग्रेड का एनिमल, ये बहुत उपयोगी है। पूछता है कि हाइड्रा किस ग्रेड का एनिमल है, तो टिश्यू ग्रेड। टिश्यू कहते हैं कोशिकाओं के समूह को, जो कि हम लोग अगला क्लास में टिश्यू ही शुरू करेंगे। टिश्यू में प्लांट सेल, एनिमल सेल, क्वेश्चन अच्छा आता है। 4-5 चैप्टर है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा। इसके बाद फिजिक्स में 2-3 चैप्टर है, केमिस्ट्री का 2-3 चैप्टर है। ये मिला करके परीक्षा तक बढ़िया से देखना है और हर एक चैप्टर का क्वेश्चन भी देखते जाना है। टेस्ट होता है शनिवार रविवार को, टेस्ट का भी क्वेश्चन देखते जाना है। क्वेश्चन टेस्ट का भी बहुत सारा निकलता है। तो अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है। पहला है अमीबा, दूसरा प्लाज्मोडियम, तीसरा लिस्मेनिया, चौथा सभी। तो आंसर इसका हो जाएगा सभी। अमीबा, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया सब एक कोशिकीय जंतु हैं। और एक कोशिकीय जंतु का एक समूह होता है जिसको कहते हैं फाइलम, और वो है फाइलम प्रोटोजोआ। तो पूछेंगे कि प्रोटोजोआ संघ का जंतु कौन सा है, तो एक कोशिकीय जंतु जितना है वो सब आ जाएगा प्रोटोजोआ संघ में, संघ यानी फाइलम। तो अमीबा, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। अमीबा में प्रचलन अंग पूछता है, तो अमीबा में प्रचलन अंग कुटपाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोपोडिया यानी कुटपाद, स्यूडोपोडिया। प्लाज्मोडियम ये मलेरिया परजीवी है, अब मलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। लिस्मेनिया ये कालाजार नामक रोग उत्पन्न करता है और इसका वाहक है सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी ना, सिकता मक्खी भी कहते हैं, बालू मक्खी बोलते हैं हिंदी में, सैंड फ्लाई इंग्लिश में। 21 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। 21 में है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु है जिसमें रक्त नहीं होता है। कौन सा जंतु है जिसमें रक्त नहीं होता है, तो पहला चॉइस हाइड्रा, दूसरा कॉकरोच, तीसरा मेढक, चौथा ए एवं बी। तो किसमें रक्त नहीं होता है, तो आंसर हो गया हाइड्रा। देखिए कॉकरोच में रंगहीन ब्लड रहता है, इसमें आरबीसी नहीं होता है, इसलिए कैसा इसका ब्लड रहेगा, रंगहीन, लेकिन ब्लड है लेकिन कैसा है, रंगहीन है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रा। ये 21 नंबर क्वेश्चन का भी देख रहे हैं। 22 में देखिए, 22 में है कि राइबोसोम के समूह को कहते हैं। राइबोसोम समूह में पाया जाता है और वो कोशिका द्रव्य में होता है। तो समूह में जब रहेगा राइबोसोम तब उसका नाम है पॉलीसोम। पॉली माने बहुत, पॉली माने बहुत, और सोम माने बॉडी, माने बहुत सारा, बॉडी का माने बहुत सारा राइबोसोम है, इसमें समूह में है, इसलिए इसको कहा गया पॉलीसोम। डिक्टियोसोम, तो डिक्टियोसोम प्लांट सेल में होता है और अनडेवलप्ड माने अविकसित ये गोल्जी बॉडी, अविकसित गोल्जी बॉडी वो कहा जाता है डिक्टियोसोम, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है जो केंद्र के ऊपर में होता है और ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो ये देख रहे थे हम लोग कै नंबर क्वेश्चन 22 का। और 23 में देखिए, 23 में है कि सेल वॉल किस पदार्थ का बना होता है। सेल वॉल किसमें मिलता है, प्लांट सेल में, तो वो किस पदार्थ का बना होता है, तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी पॉलीसेकेराइड इसको कहेंगे सेलुलोज को ना। ग्लूकोज के बहुत सारे अणु मिल करके जब कार्बोहाइड्रेट बनाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीसेकेराइड। और सेलुलोज क्या है, तो पॉलीसेकेराइड है। दूसरा चॉइस था प्रोटीन और वसा, तो प्रोटीन और वसा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन और वसा से। और तीसरा चॉइस दिए थे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को मिला के क्या क्रोमोजोम बनता है, यानी क्रोमोजोम का निर्माण किससे होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। तो ये क्वेश्चन हम देखे 23 का।
24 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 24 में है कि निम्नलिखित में किसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है? मनुष्य, दूसरा है 5x174, सी में हाइड्रा, चौथा सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5x174। 5x174 एक प्रकार का वायरस है और ये बैक्टीरियोफाज है, यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया पर ये अटैक करता है। तो इसमें रहता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये एक्सेप्शन हुआ, अपवाद हुआ। बाकी इसको छोड़ करके जितने भी डीएनए हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, जिस मनुष्य में या हाइड्रा में जितने भी जीव हैं 5x174 को छोड़ करके सब में होता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड, माने दोहरी कुंडलित रचना। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? 5x174 एक्सेप्शन से, यानी कि अपवाद से भी क्वेश्चन रहता है, इस पर भी ध्यान देना है। और 25 नंबर में देखेंगे। 25 में है कि निम्नलिखित में किसे प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र राइबोसोम। लाइसोसोम के बारे में हम लोग जानते हैं क्या? ये आत्महत्या की थैली। और क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं पौधे का रसोई घर, न किचन। प्लांट का किचन कौन है? क्लोरोप्लास्ट। कारण कि यहाँ पर भोजन का संश्लेषण होता है, इसलिए हो गया पौधे का रसोई घर कौन? क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर हम लोग का हो गया 25 का ए, राइबोसोम। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल। तो सबसे बड़ा कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबसे बड़ा कोशिकांग, और सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। याद होगा पहले भी हम लोग राइबोसोम के बारे में लिखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोशिकांग याद रखना है क्लोरोप्लास्ट, और सबसे छोटा में है राइबोसोम। ये सब सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं जो सेल के अंदर में पाए जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखें। अब 27 में देखिए। 27 में है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का कंकाल कहते हैं? मैंने एंडोस्केलेटन ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का कंकाल यानी कोशिका का अंतः कंकाल, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। कोशिका का अंतः कंकाल कहिए किसको? पहला चॉइस माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम, कोई नहीं। तो कौन सा आ जाएगा आंसर? ईआर। ईआर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में इसको कहते हैं अंतः प्रद्रव्ययी जालिका। तो आंसर हो जाएगा ईआर। तो कोशिका का अंतः कंकाल यानी एंडोस्केलेटन ऑफ सेल किसको कहा गया? ईआर को। क्यों कहा गया? चूंकि ईआर आप देखते होंगे कि सूक्ष्म नलिकाकार कुंडलित जैसा रचना है, जिसका एक छोर केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है, और वो सेल को कोलैप्स नहीं होने देता है, चिपकने नहीं देगा, अंदर से सपोर्ट देगा, इसलिए इसको कहा गया एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 में क्या है कि पेंटोज शुगर पाया जाता है। पेंटोज शुगर का माने क्या? कि वैसे शुगर जिसमें कार्बन की संख्या 5 हो। 5 कार्बन वाले शुगर को हम लोग कहते हैं पेंटोज शुगर। अब चलिए चॉइस में। चॉइस में है ए में डीएनए, आरएनए, दोनों, कोई नहीं। तो पेंटोज शुगर किसमें पाया जाता है? दोनों में, यानी कि आरएनए और डीएनए दोनों हो जाएगा। डीएनए में याद होगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो क्या है? पेंटोज शुगर। और आरएनए में भी, आरएनए में क्या रहता है? राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर क्या है? पेंटोज शुगर। यानी दोनों में कार्बन की संख्या 5 है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो डी मन होता है कम, याद ऐसे रखेंगे, डी मने कम। तो राइबोज में एक ऑक्सीजन ज्यादा, तो डीऑक्सी में क्या होगा? एगो कम जाएगा। तो अब राइबोज की अपेक्षा एक ऑक्सीजन कम रहता है। एक ऑक्सीजन कम रहने के चलते इसको नाम दिया है डीऑक्सीराइबोज। तो यहां से भी क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन तो एक पॉइंट पर बनाता है ना, तो कंसेप्ट रहेगा, कितनों पॉइंट से क्वेश्चन बनाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो क्या डीएनए में कहे कि डी मने कम, तो राइबोज की अपेक्षा इसमें कम रहेगा ऑक्सीजन। किस में है? डीएनए में। तो ये दोनों है कौन? पेंटोज शुगर, यानी कार्बन की संख्या 5।
28 नंबर का भी क्वेश्चन देख रहे थे, अब 29 में भी देखेंगे। तो 29 में है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है। आरएनए में थायमिन नहीं होता है, इसके स्थान पर कौन सा इसमें क्षार होता है। पहला चॉइस एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, कोई नहीं। तो डीएनए में जिस तरह से थायमिन है उस तरह से आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा आ जाएगा, यूरेसिल। यानी आरएनए डीएनए में एक अंतर है क्या, क्षार का, कि डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन होता है, और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। अर्थात थायमिन के जगह कौन सा क्षार होगा, यूरेसिल। तीस नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। पहला चॉइस कोशिका द्रव्य, दूसरा जीव द्रव्य, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा स्ट्रोमा। तब आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। हक्सले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है, एक किसने कहा, तो हक्सले ने। और जीव द्रव्य शब्द दिया था पुरकिंजे। हाँ, तो इस तरह से 30 क्वेश्चन अभी हम लोग दिखा चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा ना। तो चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन भी देखना है। टेस्ट लेते हैं, 2 टेस्ट है, टेस्ट में भी आप भाग लें ना। तो इस तरह से तैयारी बहुत अच्छी होगी और कंसेप्ट पर भी पकड़ अच्छा बनेगा। क्वेश्चन ही आपका परिपूर्ण बनाता है, आपका पूरा बनाता है। तो मेहनत करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें ना, लाइक करें, जिससे हमको भी प्रोत्साहन मिले, हम भी प्रोत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लिखाएं। और सब्सक्राइब अगर ज़्यादा आता है तब आपके साथ हम लाइव में जुटेंगे, और लाइव में जुड़ेंगे तो बहुत सारी बात आपसे करेंगे जो आपके हित के लिए अच्छा होगा। तो थैंक यू वेरी मच।